नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेन पांडे स्वागत करता हूं आप सबका नमस्ते गुरुजी क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था आखिर हम क्यों पढ़ें, आपके मन में ये सवाल भी उठना चाहिए। तो पंचायती राज व्यवस्था पटवारी की परीक्षा यदि आप देना चाहते हैं उसमें एक अहम रोल अदा करता है। पटवारी की परीक्षा में लगभग 20 से 25 नंबर का जो सवाल होता है वो केवल आपके पंचायती राज व्यवस्था से उठता है। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था इतना सरल सा टॉपिक है और इतना सीमित टॉपिक है कि यदि आप इसको तैयार करते हैं तो यहाँ से आपके नंबर पक्के हो जाते हैं और ये जल्दी से और कम समय में तैयार कर लिया जाने वाला टॉपिक है। इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं, तो पंचायती राज व्यवस्था वहां पर भी एक सिलेबस के रूप में शामिल किया गया टॉपिक है। तो पंचायती राज व्यवस्था कुल मिला के यदि आप मध्य प्रदेश की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर यहां से सवाल बनने की गुंजाइश ज्यादा होती है, जिसमें मुख्य रूप से पटवारी की परीक्षा में पंचायती राज एक सिलेबस के रूप में ही 20 से 25 नंबर के लिए शामिल कर दिया गया है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं शिवेन पांडे नमस्ते गुरुजी क्लासेस में आपको पंचायती राज व्यवस्था से अवगत कराऊंगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन दबाना है, मतलब घंटी आपको दबा देना है। तो आइए हम पंचायती राज आखिर है क्या और पंचायती राज व्यवस्था की जो इतिहास है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था आखिर क्या थी और क्या है भविष्य में, मतलब वर्तमान में और आपके भूतकाल यानी इतिहास में पंचायती राज व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर पंचायती राज है क्या। तो ठीक है, एक एक शब्दों पर हम गौर से चलेंगे। तो पंचायती राज संस्थान यानी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, जिसको पीआरआई भी आप कह सकते हैं, ये भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। क्या लिखा है इसमें? ग्रामीण में, भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। मतलब ग्राम की एक व्यवस्था है, गांव की एक व्यवस्था है कि वो लोग स्वशासन कैसे करें, यानी सेल्फ गवर्नमेंट का काम कैसे करें, इस टाइप की एक व्यवस्था है। अब इसको आखिर स्थानीय स्वशासन होता क्या है, इसको मैं अगली लाइन में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। स्थानीय स्वशासन का जो अर्थ है, स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन। ठीक है, ये बात कठिन हो गई क्या? कठिन नहीं है, सरल बात है। स्थानीय स्वशासन का सीधा सा अर्थ है कि स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन। देखिए, स्थानीय लोगों द्वारा एक निर्वाचित निकाय के माध्यम से हम एक व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि आप गांव के व्यक्ति हैं, गांव के मेंबर हैं, गांव के नागरिक हैं, भारत के ही नागरिक हैं, आप गांव के नागरिक कहलाते हैं, भारत में एकल नागरिकता है। तो गांव का एक व्यक्ति अपने गांव के ही व्यक्ति को निर्वाचित करेगा, मतलब वोट डालेगा और उसे किसी पद के लिए चुनेगा। जैसे मान लीजिए सरपंच का चुनाव होता है, तो सरपंच कोई व्यक्ति है जो गांव का ही है और उसे गांव के द्वारा ही चुना गया है। अब वो गांव के मामले का ही प्रबंधन करेगा, नेतृत्व करेगा, गांव के मामलों को आगे तक पहुंचाएगा। इसी की एक व्यवस्था है पंचायती राज संस्थान। तो पंचायती राज संस्थान क्या है? भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है, सिस्टम है ये, जिसमें स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन किया जाता है। मतलब हम गांव की एरिया में, मतलब जमीनी स्तर पर कैसे प्रबंधन करें, वहां हम कैसे सुविधाओं को पहुंचाएं, उसको लागू करने के लिए, सुविधाओं को लागू करने के लिए हमें उस तंत्र का प्रबंधन करना था, जिसके लिए हमें स्थानीय स्वशासन की जरूरत पड़ी। तो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, है ना, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत एक लोकतंत्र राज्य है, देश है, ठीक है, लोकतांत्रिक देश है भारत। यहाँ पर लोकतंत्र को यदि हम जमीनी स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे सरल माध्यम है सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट, वो भी रूरल एरिया में हम स्वशासन प्रणाली अप्लाई करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र कैसे पहुंचाएं, उसके लिए व्यवस्था करनी थी हमको पंचायती राज व्यवस्था, है ना। पंचायती राज को एक संवैधानिक रूप देना था, इसलिए हमने 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया।
ये एक संवैधानिक निकाय है, संविधान संशोधन के द्वारा ये एक संवैधानिक संस्था भी है। तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा हमने पंचायती राज व्यवस्था भारत में लागू की। तो संवैधानिक स्थिति हमने इसको 1992 में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दी। तो कहने का सीधा अर्थ क्या है, पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। और स्थानीय स्वशासन क्या होता है, स्थानीय लोगों के द्वारा, निकायों के द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन। मतलब स्थानीय लोगों को निर्वाचित करेंगे हम, इलेक्शन के द्वारा उसको चुनेंगे और उसको स्थानीय मामलों का प्रबंधन करने का जवाबदेह बना देंगे, जवाबदारी दे देंगे कि आज से तुम हमारे सरपंच हो, आज से तुम हमारे मामलों का प्रबंधन करोगे, है ना। गांव में बिजली की व्यवस्था करवाओगे, सड़क की व्यवस्था करवाओगे, पानी की व्यवस्था करवाओगे, पूजा पाठ की व्यवस्था करवाओगे। इन सब मामलों का प्रबंधन करने के लिए हमने लोकल एरिया का ही एक इलेक्टेड मेंबर चुन लिया। यही हमारा पंचायती राज व्यवस्था का बेसिक मतलब है। ठीक है, अब आइए हम पंचायती राज व्यवस्था क्या केवल अभी लागू हुई, 73वां संविधान संशोधन करने के बाद ही क्या पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई? क्या इतिहास में पंचायती राज व्यवस्था जैसा कोई सिस्टम नहीं था? इस पर हम चर्चा करते हैं। तो भारत में पंचायती राज का उद्भव कोई नया नहीं है। अगर हम इतिहास को विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से अगर अध्ययन करें तो इतिहास में भी हमको पंचायती राज व्यवस्था दिखाई देता है। जैसे कि हम वैदिक काल में चलें, वैदिक काल में चलने का अर्थ है कि हम ऋग्वेद में चलें, तो ऋग्वेद में हमको संस्कृत शास्त्र है जो, उसमें एक पंचायतन शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका क्या अर्थ था? पंचायतन मतलब 5 व्यक्तियों का एक समूह, जिसमें एक व्यक्ति ऐसा होगा जो अध्यात्म से संबंधित होगा। तो पंचायतन का सीधा अर्थ है, जो ऋग्वेद में पंचायतन शब्द मिलता है, ये था 5 व्यक्तियों का समूह जिसमें एक व्यक्ति आध्यात्मिक होगा। यानी एक आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों का ये कुल समूह था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि आध्यात्मिक व्यक्ति को शामिल करने की अवधारणा धीरे धीरे लुप्त हो गई। ऋग्वेद में ही हमको कुछ और चीजों की जानकारी मिलती है, जैसे सभा, समिति, विधत। सभा, समिति और विधत इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल है और ये पंचायती राज व्यवस्था का ही एक माध्यम था उस समय। तो सभा, समिति और विधत के माध्यम से राजा स्थानीय निकायों के बारे में प्रबंधन करता था, स्थानीय लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र तो खैर उस समय नहीं था, स्थानीय संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करता था, उनसे राय लिया करता था, उनके स्वीकृत के द्वारा ही कोई भी निर्णय या कोई भी नियम लागू करता था। तो सभा, समिति और विधत ये सेल्फ गवर्नेंस की उस समय क्या है, पंचायती लोकल रूरल एरिया का एक गवर्नमेंट है कुल मिला के, है ना। ये स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकाय थे जो राजा के कुछ कार्यों निर्णयों के संबंध में इन निकायों को स्वीकृति प्रदान किया करते थे। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो सभा, समिति और विधत का हमको उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ये परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछा जाने वाला सवाल है। और आगे यदि हम बढ़े तो वैदिक युग से यदि और आगे के युग में चलें तो हम महाकाव्य के युग में पहुंचते हैं। महाकाव्य काल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं भारतीय दृष्टिकोण से। तो महाकाव्य में हमको 2 महान ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जैसे कि रामायण और महाभारत। रामायण का यदि हम बारीकी से अध्ययन करें तो वहां भी हमको सेल्फ गवर्नमेंट दिखाई देती है, सेल्फ गवर्नेंस दिखाई देती है वहां पर। जैसे कि आपका पुर और जनपद शब्द का वहां पर उल्लेख है। ठीक है, तो पुर का क्या अर्थ हुआ करता था? नगर। पुर उस समय आपके रामायण काल का नगर हुआ करता था और जनपद रामायण काल का ग्राम हुआ करता था, गांव। ठीक है, इसमें विभाजित किया गया था। राज्य में एक जाति पंचायत होती थी जिसको कास्ट पंचायत भी कहते हैं, और जाति पंचायत द्वारा निर्वाचित व्यक्ति राजा के मंत्री परिषद का सदस्य होता था। मतलब जाति पंचायत के द्वारा एक निर्वाचित व्यक्ति चुना जाता था जो राजा के मंत्री परिषद का एक सदस्य हुआ करता था, सीधे राजा के मंत्री परिषद में शामिल हुआ करता था। महाभारत के शांति पर्व में और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, महाभारत के शांति पर्व में कौटिल्य यानी चाणक्य के अर्थशास्त्र में और मनुस्मृति में भी ग्रामों के स्थानीय सुशासन के पर्याप्त हमको साक्ष्य मिलते हैं।
ठीक है। जैसे कि एक शब्द मिलता है ग्रामिक, इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल है और पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ ये सवाल है। एमपीपीएससी के परीक्षा में भी यह सवाल पूछा गया है। जैसे कि ग्रामिक, ग्रामिक का सीधा अर्थ क्या था? ग्राम का मुख्य अधिकारी, है ना। ये सवाल परीक्षाओं में बनते हैं कि ग्रामिक का सीधा अर्थ आखिर है क्या। तो ग्रामिक होता था मुख्य अधिकारी, किसका? गांव का। तो ग्राम का जो मुख्य अधिकारी होता था उसको उस समय क्या कहा जाता था? महाकाव्य के युग में ग्रामिक कहा जाता था। उसी तरह एक दशप शब्द होता था। दशप शब्द का अर्थ होता था 10 ग्रामों का प्रमुख, है ना। ग्रामिक क्या है? 1 ग्राम का प्रमुख है और दशप यानी 10 गांवों का प्रमुख होगा। उसी तरह बिंस क्या होता था? बिंस अधिपति जिसको हम कह देते हैं वो 20 गांवों का मुखिया होता था। बिंस अधिपति 20 गांवों का मुखिया होता था। उसी तरह सत्य ग्राम अध्यक्ष, सत्य का अर्थ है 100 यानी 100 गांव का जो अध्यक्ष हुआ करता था उसको सत्य ग्राम अध्यक्ष कहा जाता था। उसी तरह सत्य ग्राम पति जो 1000 गांवों का मुखिया होता था उसको सत्य ग्राम पति कहा जाता था। ये स्थानीय स्तर पर कर एकत्रित करते थे ये लोग, जैसे कि ग्रामिक, दशप, बिंस, सतग्राम अध्यक्ष और सतग्राम पति। ये लोग गांवों में स्थानीय स्तर पर कर वसूलते थे और गांवों की रक्षा करने के प्रति रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे, उत्तरदायी हुआ करते थे। तो ये महाभारत कालीन या महाकाव्य कालीन जिसकी जानकारी हमको शांति पर्व, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति से मिलती है, इन चीजों का वर्णन वहां पर किया गया है बखूबी से। तो इन चीजों को आप अर्थ ध्यान में रखिएगा। परीक्षाओं में सीधा अर्थ पूछता है कि ग्रामिक क्या है, दशक क्या है, बिंस क्या है, तो इन चीजों पर आप ध्यान रखिएगा। तो इसी क्रम को यदि हम आगे बढ़ाएं और प्राचीन काल के इतिहास में चलें तो प्राचीन काल के इतिहास में हमको अगर लोकल गवर्नेंस यानी सेल्फ आपके पंचायती राज के संबंधित जो साक्ष्य मिल रहे हैं वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिल रहा है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य यानी चाणक्य की एक रचना है अर्थशास्त्र, जो मौर्यों के बारे में, मौर्य काल के प्रशासनिक कार्यों के बारे में हमको जानकारी देता है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नगर को पुर कहा जाता था। ठीक है। कौटिल्य की जो रचना है अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य आपके चाणक्य भी हैं, विष्णुगुप्त के नाम से भी उनको जाना जाता है, उनके रचना में नगर को पुर कहा जाता था। इसका प्रमुख नागरिक होता था। ठीक है। नागरिक यानी गांव का कोई भी नागरिक इसका एक प्रमुख होता था। स्थानीय निकाय किसी भी राजसी हस्तक्षेप से मुक्त हुआ करता था। इस समय क्या था? इस समय भी यानी मौर्य के जमाने में भी, चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में भी स्थानीय निकाय किसी भी राजसी हस्तक्षेप मतलब राजा इन पर हस्तक्षेप नहीं करता था। मौर्य तथा मौर्य काल में भी ग्राम का मुखिया वृद्धों के एक परिषद की सहायता से ग्रामीण जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता था। ठीक है। यह प्रणाली गुप्त काल में भी बनी रही। आपके मौर्य काल के साथ साथ ये प्रणाली आगे गुप्त काल तक बनी रहती है। धीरे धीरे इसका नामकरण किया गया, परिवर्तन किया गया। फिर जिला अधिकारी आया, जिला अधिकारी को हमने विषयपति कहा, ग्राम के प्रधान को हमने ग्रामपति कहा, है ना। ये चीजें हमको गुप्त काल के बारे में भी जानकारी मिलता है। तो जो विषयपति था वो जिला अधिकारी हुआ करता था और जो आपका ग्रामपति था वो ग्राम का प्रधान हुआ करता था, मतलब गांव का मुखिया हुआ करता था। इस प्रकार प्राचीन भारत में स्थानीय शासन की एक सुस्थापित प्रणाली हमको देखने को मिलती है। ठीक है। लेकिन एक बात आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि जो प्राचीन काल है, जो उसमें पंचायत शब्द का जो उल्लेख है उसमें केवल पुरुषों को प्रधानता दी गई थी। सदस्यों में स्त्रियों को की भागीदारी पंचायती राज व्यवस्था में, उस समय की जो पंचायती राज व्यवस्था ही कर लीजिए, उसमें स्त्रियों का कोई रोल नहीं था, स्त्रियों की कोई भागीदारी नहीं थी। ये बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए। तो प्राचीन काल से हमको ये जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था का ये पहला वीडियो है जिसमें हमने ये जाना कि आखिर पंचायती राज होता क्या है, फिर पंचायती राज का इतिहास क्या है, वैदिक काल में पंचायती राज से जुड़ी हुई कुछ शब्दावली हैं, महाकाव्य में पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई कुछ शब्दावली हैं, फिर प्राचीन काल में भी कुछ
आपका जो लोकल गवर्नमेंट है उसके बारे में कुछ जानकारी मिलती है। इसी तरह ही हम धीरे धीरे कुछ और जानकारी लाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, बेल आइकन दबाना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। और नमस्ते गुरुजी क्लासेस के लिए आपको अगले वीडियो का वेट करना पड़ेगा। बहुत जल्दी हम पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा वीडियो लाने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।